में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कहने का मतलब है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज वह तिरंगा है और इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में है। इसके बाद में बात करें तो तिरंगा के बीच में एक नीला रंग का चक्र है, एक चक्र है जिसका रंग नीला है और इसमें 24 तिलियां हैं। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो है या निर्माता जो है वह है दोस्तों पिंगली वेंकैया, और ध्वज का प्रारूप जो है वो संविधान निर्मात्री के द्वारा या संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था और लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति जो है वो 26 जनवरी 2002 ईस्वी को प्रदान की गई थी। इसके बाद में बात करें तो भारत का जो झंडा गीत है वो है दोस्तों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और इस गीत के रचनाकार हैं दोस्तों श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है कि शक समूहों पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडरों को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो है चैत होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसके बाद में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, जो कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद में बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे एक लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है और सत्यमेव जयते का मतलब ही होता है कि सत्य की ही जीत होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है, जिसमें कि एक दृश्यमान नहीं है और उसमें केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन जो है वो जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया था, जबकि राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर वर्ष 1911 ईस्वी को ही कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गा दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष बने थे दोस्तों पंडित बिशन नारायण दत्त। कहने का मतलब है कि सबसे पहले ही 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन को गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त हुआ करते थे। और फिर उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था और फिर उसके बाद में वर्ष 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन को गाने का जो समय है वो 52 सेकंड का समय लगता है या 52 सेकंड का समय उसके लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद में बात करें तो बंगला साहित्यकार हुआ करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और उनके द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है वंदे मातरम, जो कि संविधान सभा ने उन्हें 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया था। उसके बाद में राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशक जो है वो 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रहे थे रहीमतुल्ला सयानी। उसी अधिवेशन में ही पहली बारी से गाया गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक हुआ करते थे दोस्तों ओंकार नाथ ठाकुर, जो कि धून जदुनाथ चटर्जी ने बनाया था। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किए थे अरविंद घोष और उसके बाद में उर्दू में अनुवाद करने वाले थे आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय गान गाने का समय। दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाने का समय होता है 65 सेकेंड का, जबकि संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है वो जनगण मन के साथ होता है और संसद का अधिवेशन का जो समापन है वो वंदे मातरम से होता है। दोस्तों इसके बाद बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। उसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसके बाद में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और उसके बाद में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वह दोस्तों डॉल्फिन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं बजट तथा वैट से संबंधित बात के बारे में। दोस्तों बजट तथा वैट से संबंधित पहले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि बजट जो है वो एक फ्रेंच शब्द बजट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला।
दोस्तों सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में ही बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आईबीआई के रूप में प्रारंभ किया गया था या प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में बात करें तो बजट का प्रारंभ जो है वो इंग्लैंड में माना जाता है और भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है, जबकि बजट जो है वो समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। दोस्तों जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे दोस्तों, या हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो सूची के बारे में पढ़ेंगे और सूची 3 होती है। एक होती है दोस्तों संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और उसके बाद में तीसरा जो है वो समवर्ती सूची होती है। तो ये बजट जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जबकि आम बजट की बात करें तो लोकसभा में पेश की जाती है और वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस जो कि पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करते हैं। और वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। इसके बाद में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करके एक अर्थ समिति की संस्तुति पर ही 1924-25 ईस्वी में किया गया था, जिसे कि वर्ष 2017 ईस्वी में भाजपा सरकार के द्वारा उसे पुनः बजट में मिला दिया गया या उसे केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। दोस्तों पहले जो है वो रेल बजट सामान्य बजट से अलग हुआ था और फिर उसके बाद में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया वर्ष 2017 ईस्वी में। इसके बाद बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर वर्ष 1947 ईस्वी को आर.के. षणमुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। जबकि जॉन मथाई की बात करें तो जॉन मथाई को वर्ष 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसके बाद में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति रहे हैं मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं। इसके बाद में भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर जो है वो बजटीय घाटा कहलाता है। कहने का मतलब है कि बजटीय घाटा की बात करें तो बजटीय घाटा जो है वो दोस्तों वो भारत सरकार के बजट में या बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का जो अंतर होता है उसे ही बजटीय घाटा कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 ईस्वी को पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जबकि शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इसके बाद में भारत में शून्य आधारित बजट जो है वो सर्वप्रथम राजीव गांधी के शासनकाल में ही वर्ष 1987-88 ईस्वी में पेश किया गया था। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में नहीं किया जाता है। इसके बाद में संविधान का अनुच्छेद जो है 112 उसमें वार्षिक वित्तीय वितरण या संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट तैयार करने का उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था की बात करें तो ये अनुच्छेद 202 में किया गया है। इसके बाद में भारत में वैट अर्थात अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति जो है वो 1976 ईस्वी में लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा की गई थी। जबकि वैट का संबंध जो है दोस्तों वो है बिक्री और व्यापार कर से था। इसके बाद में वैट अर्थात मूल्य वर्धित कर की बात करें तो इसको सबसे पहले लागू करने वाला देश है दोस्तों वो है फ्रांस, जो कि 1954 ईस्वी में ही वैट को लागू किया था। और भारत में वैट की शुरुआत की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2005 ईस्वी से लागू हुई थी। इसके बाद में वैट का सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। वहीं भारत में सेवा कर की बात करें तो ये वर्ष 1994-95 में प्रारंभ हुआ और उसके बाद में मोड वैट जो कि संशोधित मूल्य वर्धित कर होता है उसको 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को CENVAT में परिवर्तित किया गया, जो कि उत्पाद कर से संबंधित होता है। इसके बाद में बात करें तो कर ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों चेलैया समिति का गठन जो है अगस्त 1991 ईस्वी में किया गया था कर ढांचे में सुधार के लिए। जबकि राजकोषीय नीति की बात करें तो राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति अर्थात राजस्व और व्यय से संबंधित होती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। इसके बाद बात करें दोस्तों तो हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान के भाग 17 की अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद में बात करें तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर वर्ष 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई थी। जबकि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा ही हिंदी है और दूसरा है दोस्तों बांग्ला भाषा। इसके बाद भी भारत में तेलुगु भाषा के बारे में बात करें तो भारत की जो तेलुगु भाषा है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। जबकि पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
इसके बाद में बात करें तो संविधान के अष्टम अनुसूची अर्थात 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषा ही थी। उसके बाद में राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष BJ खेर हुआ करते थे। और हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस जो है दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो हुए हैं वे मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, और उनको ही आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि एक कवि हुआ करते हैं। उसके बाद में आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है, और ये भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है, या संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थी, जबकि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह दोस्तों महाभारत महाकाव्य। और महाभारत के रचनाकार की बात करें तो महाभारत का रचनाकार वेद व्यास है, अर्थात महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा ही की गई है। और विश्व का आदि महाकाव्य की बात करें तो विश्व का आदि महाकाव्य है दोस्तों रामायण, और इसको वाल्मीकि या आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। इसके बाद बात करें तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को माना जाता है, जबकि आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को माना जाता है। इसके बाद बात करें तो रामायण जो है वो मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला पॉइंट है कि हिंदी का बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जबकि हिंदी भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। इसके बाद में कालिदास की बात करें तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। वहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरियन भाषा, जबकि केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। दोस्तों केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो शिमला में अवस्थित है। इसके बाद में भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो हैं वो चार्ल्स ग्रांट हैं, जो कि 1792 ईस्वी में इनको मान्यता प्राप्त हुई है या इनको माना जाता है। इसके बाद में भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जबकि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं, और प्रथम हिंदू विधि निर्माता रहे हैं मनु, जबकि देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था, जबकि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। और वेटिकन सिटी में बात करें तो वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।